ओके, हम क्वेश्चन नंबर 68 पे थे कि एओर्टिक वाल्व ओपन, जब एओर्टिक वाल्व तब खुलेगा जब लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर 80 से अबव होगा। ठीक है, जब 80 से कम होगा तो नहीं खुलेगा। ऑब्वियसली कोई चीज़ का प्रेशर ज़्यादा होगा तो ही वो अगली चीज़ को ओपन कर सकेगी ना, तो वो वाल्व ओपन होगा। जब प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा होगा एबी वाल्व पे, तो फिर ही एओर्टा की तरफ ब्लड जो है वो पास आउट हो सकेगा। तो वो 80 mmHg से ज़्यादा होना चाहिए। और उस टाइम राइट वेंट्रिकल का प्रेशर 25 होता है और अयोटा का 80 होता है ड्यूरिंग सिस्टली। और उसके बाद डायस्टली में वेंट्रिकल का राइट वेंट्रिकल का प्रेशर बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाता है और राइट वेंट्रिकल का प्रेशर 8 mmHg होता है जब पल्मोनरी वाल्व खोलना हो। ठीक है, उसके बाद आता है कि एओर्टिक डायाफ्राम ऑफ अच्छा, तो वो आपको एओर्टिक ओपनिंग ऑफ डायाफ्राम, तो डायाफ्राम की आपको पता है कि 3 ओपनिंग्स होती हैं। आपने याद कैसे करना है, 8, 10 और 12, इस तरह से आपने याद करना है। ठीक है, 8 पे जो 8 होती है वो केवल ओपनिंग होती है, उसके बाद एसोफेगस ओपनिंग होती है और इसके बाद एओर्टा। आप इसको याद कर सकते हैं CEA से। ठीक है, CEA से, CEA। ठीक है, CA हमारे पास ट्यूमर मार्कर भी होता है। ठीक है, जो कि कॉलॉन में और पेनक्रेटिक CA में ज़्यादा होता है। उस तरह से भी आपको ये याद रहेगा CEA। ठीक है, CEA में क्या है, केवल ओपनिंग में निकलता है राइट फ्रेनिक और इन्फीरियर वेना कैवा। आपने याद ऐसे करना है कि इन्फीरियर वेना कैवा राइट साइड पे होती है तो राइट फ्रेनिक नर्व होगी। ठीक है, और उसके बाद T10 से क्या गुजरता है, एसोफेगस होती है, राइट लेफ्ट वेगस होती है। और उसको आपने ऐसे याद करना है कि भाई एसोफेगस है तो उसको सप्लाई जो है, उसकी जो नर्व सप्लाई है वो वेगस नर्व करती है, तो इसलिए आपने उस तरह से याद करना है कि वेगस स्टिमुलस, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलस जो भी हैं एसोफेगस को मिल रहे हैं। कहाँ से, एसोफेगस से, तो आपने एसोफेगस के थ्रू उसको इससे याद कर लिया। ठीक है, उसके बाद एओर्टा आपको याद आ गया कि एओर्टा को आपने याद कैसे करना है, 80A से कि तो उसके साथ एजाइगस, थोरेसिक डक्ट और एओर्टा, थोरेसिक डक्ट और एजाइगस वेन ही गुजर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बातें बता दी हैं, ये इसको अच्छे से याद कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वुमेन हैविंग कोल्ड इंटॉलरेंस, अच्छा जहाँ पे भी कोल्ड इंटॉलरेंस, हीट टॉलरेंस और इस तरह की जो मतलब वेदर इंटॉलरेंस कोई भी आएगी, जो सर्दी गर्मी कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, तो फिर हमारे ज़हन में क्या आता है, हमेशा हमारे ज़हन में थायराइड आता है। ठीक है, उसके बाद आता है लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ, ठीक है, सीलिक, इंटरनल पैरायोटिक इंग्वाइनल। अच्छा, ये तो सारे आपको पता है कि ये तो कहाँ फंडस है और कहाँ, ये देखो ना, इंटरनल इलियक जो है वो नीचे पड़ा हुआ है एम्प्लाइकस के नीचे। पैराकोलिक भी आपके एब्डोमेन में होते हैं, इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स आपके इंग्वाइनल एरिया में होंगे। पैरायोटिक जो है वो भी आपके अयोटा के पास होता है, लेकिन वो कहाँ होता है, नियरली एब्डोमेन। ठीक है, अब जो सीलिक नोड्स है ना वो सीलिक ट्रंक के पास होते हैं और फंडस जो है वो इट इज़ सप्लाइड बाय सीलिक ट्रंक, तो फिर सीलिक नोड्स। ठीक है, उसके बाद आता है हाइड्रोकार्बन वॉज गिवन एज एन इनिशिएटर। तो हमने पढ़ा था कि इनिशिएटर क्या होता है, वो आपकी बॉडी को परमानेंट डैमेज कर देता है, लेकिन वो कैंसर में कन्वर्ट नहीं होता। वो कैंसर में तब कन्वर्ट होता है जब प्रोमोटर आएगा, तो वो रिपीटेड एक्सपोजर होगा तो वो कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन आया, उसने डैमेज कर दिया DNA को पक्का, लेकिन वो कैंसर में नहीं कन्वर्ट हुआ। वो प्रोमोटर आएगा तो कैंसर में कन्वर्ट होगा। विच टाइप ऑफ हाइपोक्सिया इज एसोसिएटेड बाय डिक्रीज पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड इंक्रीज ए ग्रेडियंट। अच्छा, इंक्रीज पहले तो पता होना चाहिए कि ए ग्रेडियंट क्या होता है। ए ग्रेडियंट का मतलब है कि एल्वेलॉयर माइनस आर्टीरियल जो है वो ऑक्सीजन, उसको जो निकालेंगे तो वो हमारा ग्रेडियंट आ जाएगा ए ग्रेडियंट। उसके बाद आता है डिक्रीज ऑक्सीजन। डिक्रीज ऑक्सीजन का मतलब है कि भाई बाहर अच्छा, इसमें ना ये थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है मुझे कि इसमें ना ये होना चाहिए था PaO2, मतलब कि आर्टीरियल का प्रेशर, मतलब आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन की अगर डिक्रीज़ हो गई है तो। ठीक है, क्योंकि बाहर राइट लेफ्ट शिफ्ट में ये होता है कि आर्टीरियल ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में ASD है या VSD है। ठीक है, तो कंटेमिनेशन, डीऑक्सीनेटेड ब्लड सॉरी, डीऑक्सीनेटेड ब्लड बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसमें फिर इंक्रीज ए ग्रेडियंट कैसे हो जाएगा कि एल्वेलॉय में पड़ी हुई है ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा, लेकिन वो आपके ब्लड में नहीं जा रही। ठीक है, तो आपकी ये ए वाली छोटी जो ए है, इसका जो वैल्यू कम हो गई, इसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई, तो रेशो कितनी निकला, इंक्रीज वैल्यू।
ठीक है। एम्फाइसीमा इज़ द एम्फाइसीमा में ऑब्स्ट्रक्शन होती है। हाई अल्टीट्यूड अनीमिया, अनीमिया में आपके पास एच भी कम हो जाता है, ठीक है। हाई अल्टीट्यूड में भी आपके पास ऑक्सीजन बाहर से कम आ रही होती है, और एम्फाइसीमा में भी आपके पास ऑक्सीजन जो है वो बाहर से तो आ रही होती है, लेकिन आपके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो रही होती है। और इसकी एम्फाइसीमा की भी जो लेट स्टेजेस हैं ना, उनमें साइनोसिस और ये आर्टीरियल ऑक्सीजन प्रेशर कम होना लगता है एडवांस स्टेज में, ठीक है। तो वैसे अच्छा, इसकी हाइपोक्सिया की 4 टाइप्स होती हैं, अनीमिक हाइपोक्सिया और स्टेगनेंट हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, ठीक है, और हिस्टोपैथोलॉजिकल हाइपोक्सिया, ठीक है। अब हमने इसमें स्टेगनेंट हाइपोक्सिया में होता है कि भाई सब कुछ ठीक है बंदे का, लेकिन मसला क्या हो रहा है कि उसके ना अंदर जो ब्लड है उसका फ़्लो ही नहीं हो रहा कि वो टिश्यूज़ को जाकर सप्लाई कर सके, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया हो रहा है। अनीमिया में आपके पास एच बी ही कम है, तो आपके पास ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, बाहर से ऑक्सीजन आपको सही आ रही है, एल्वेलाई में ऑक्सीजन ठीक है, लेकिन एल्वेलाई में ऑक्सीजन ठीक है, लेकिन आपके जो आर्टीरियल जो ऑक्सीजन है वो आपकी ऑक्सीजन की वैल्यू कम है, ठीक है। तो उसमें आपकी ये वैल्यू जो है वो कैसे निकलेगी, उसमें ये होता है कि इसमें वैल्यू इतनी कम नहीं होती, लेकिन मीन जो आर्टीरियल प्रेशर ऑक्सीजन होता है वो कम होता है, ठीक है। ए ग्रेडियंट जो है वो दोनों ही कम होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन बाहर से तो आ रही है, लेकिन नीचे से जो है वो आर्टीरियल ऑक्सीजन जो ब्लड में जानी है ना वो कम हो गई है, ठीक है। तो इसका जो इंक्रीज्ड ए ग्रेडियंट है वो ज़्यादा मैग्निफिशेंट जो होता है, ज़्यादा बड़ा होता है फाइब्रोसिस में, जिसमें बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है ए आपका, सब समझे, ए आपका मतलब नियरली ज़ीरो हो गया। वेंटिलेशन परफ्यूम डिफेक्ट, वेंटिलेशन में बाहर से ऑक्सीजन आ रही है, अंदर जा ही नहीं रही, ठीक है। आर एल शंट में ये है कि भाई ऑक्सीजन कंटेमिनेशन हो रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू इसकी 0 से 10 होती है, ठीक है, और इसकी ए रेशो निकालना हो तो वो कैसे निकलती है, वो 0.8 है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हाई अल्टीट्यूड में और जो हाई अल्टीट्यूड में और अनीमिया में आपके पास ऑक्सीजन की डिक्रीज़ हो जाती है, लेकिन ए ग्रेडियंट जो है वो आपके इतने ज़्यादा नहीं डिस्टर्ब होते, वो नॉर्मल रहते हैं, ठीक है। लेकिन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज़ इज़ डिक्रीज्ड। 74 है रेक्टम ब्लड सप्लाई इज़ फ्रॉम, अच्छा, रेक्टर की ब्लड सप्लाई जो होती है वो इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से होती है, ठीक है। और इसमें हम याद ऐसे करेंगे कि सुपीरियर रेक्टल आर्टरी होती है और इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी होती है, ठीक है। इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी जो है वो निकलती है इन्फीरियर मेसेंटेरिक से, और जो सुपीरियर निकलती है इन्फीरियर मेसेंटेरिक से, और इन्फीरियर निकलती है पुडेंटल से। उसके बाद आती है बायोप्सी। देयर वाज